व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और होपफुली मेरी वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगी। जहाँ पर मैं थोड़ा सा लैग बिहाइंड करूँ वहाँ पर आप लोग ज़रूर मैसेज में मुझे बता दिया करें कि आपने इस चीज़ को टच नहीं किया, इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, तो वो भी मैं सारी करूँगी। मौसम बदल रहा है तो मेरी भी थोड़ी सी आज आवाज़ जो है वो भारी भारी है, क्योंकि मुझे भी फ्लू हुआ हुआ है। तो खैर आज हम बात करेंगे बदलते मौसम के साथ डायरिया, चूँकि इस मौसम की सौगात तो है नहीं, ये तो गर्मियों की सौगात है। लेकिन डायरिया पे बात मैं किसी की फ़रमाइश पे कर रही हूँ कि आप प्लीज़ बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है उसके मुतालिक बताएँ, और ये चीज़ प्लीज़ हाईलाइट करें कि कुछ चीज़ें घर में ट्रीट करने वाली होती हैं, कुछ डाइटरी मैनेजमेंट से क्योर हो जाती हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो अक्सर ये होता है ना कि मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो उनको हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों की बॉम्बार्डमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम थोड़ी-सी डाइट मॉडिफ़िकेशन करते हैं, कुछ दिन के लिए वो मॉडिफ़िकेशन रखते हैं, उसके बाद नॉर्मल डाइट पे ले आते हैं। लेकिन वो जो स्लाइटली फ्यू डेज़ की मॉडिफ़िकेशन होती है, उसमें बच्चा जो है वो बहुत परफ़ेक्टली ठीक हो जाता है, चला जाता है। क्योंकि मेरे एक कलीग ने एंटीबायोटिक पे एक वीडियो की थी कि एंटीबायोटिक हर जगह देना कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है? तो उसमें एक चीज़ ये डायरिया भी है कि डायरिया में भी एंटीबायोटिक देना कंपल्सरी नहीं होता। जो हम लोग उठते हैं, जो आजकल फ्लाइजिल या मेट्रोनाइडोज़ोल का मतलब लोग उसको एज़ ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कंसिडर कर रहे हैं। मेट्रोनाइडोज़ोल उठ रहे हैं, डाल रहे हैं फटाफट, ज़रा-सा एक दिन का डायरिया या एक ही लूज़ स्टूल बच्चे ने किया होता है, तो उसको मेट्रोनाइडोज़ोल की बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है। और फिर ब बुरी बात ये है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मेट्रोनिडाज़ोल या ये सेफ्ट्रेक्सोन या सेफेक्साइम, ठीक है? और फिर बुरी बात इनमें ये है कि पूरे टाइम की डोज़ नहीं देते, पूरी डोज़ के हिसाब से नहीं देते, 5 दिन के लिए नहीं देते या 7 दिन के लिए नहीं देते। 1 दिन 2 दिन दिया, सिम्पटम्स सबसाइड हो गए और उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चा जो है उसने उस एंटीबायोटिक के लिए रेज़िस्टेंस डेवलप कर लिया। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हर डायरिया जो है वो इन्फेक्टिव डायरिया नहीं होता। हर डायरिया में आपको एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर डायरिया के भी 3 अक़साम हैं, जिसमें वायरल डायरिया जो है वो कॉमन है, बैक्टीरियल और पैरासिटिक डायरिया जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है बच्चों में। वायरल डायरिया जो आप रोटा वायरस की वजह से होता है मेनली, तो रोटा वायरस जो है उसकी तो अब वैक्सीनेशन भी आ गई है। उसके लिए अक्सर औक़ात बच्चे बड़े इम्यून हैं, उनको इम्यूनाइज़ेशन में ये चीज़ कंपल्सरी हो गई है कि रोटा वायरस की वैक्सीन जो है वो इम्यूनाइज़ेशन में कंपल्सरी कर दी गई है। जहाँ पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन होती थी, अब हेक्सावेलेंट कर दी है। दूसरी चीज़ आ गई है बैक्टीरियल डायरिया, साल्मोनेला जो डायरिया होता है, तो साल्मोनेला बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो वो भी ईज़िली ट्रीटेबल है। और बेहतर ये है कि आप घर में जो है आप प्रोबायोटिक्स ऐड करें, और हमारी खुराकों में प्रोबायोटिक्स हैं। मैं भी आपके साथ वो डाइट्स भी डिस्कस करूँगी इधर। फिर पैरासिटिक जार्डियासिस की वजह से, वो फिर ऐसे है कि उसमें आपके सिम्पटम्स होते हैं और वो 5 से 14 दिन तक परसिस्ट करता है। और सिम्पटम्स मेनली जो हैं फटीग, फ़ीवर, नाज़िया, वॉमिटिंग, ठीक है जी, लूज़ स्टूल्स तो हैं ही हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सिम्पटम्स हो तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें, वरना अदरवाइज़। और अगर घर में डायरिया हो गया और 3-4 लूज़ स्टूल्स बच्चे ने कर लिया है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी वॉमिटिंग कॉमन होती है, हाइपोकैलेमिया की वजह से या पोटेशियम कम होने की वजह से, जिस्म में सोडियम कम होने की वजह से हाइपोमीट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया जिसे हम कहते हैं। तो आप ये उसमें ये करते हैं कि आप जो है तो ओआरएस का इस्तेमाल घर में शुरू कर दें। सिंपल पानी की जहाँ तक बात है कि बच्चे को चूँकि थर्स्ट फ़ील हो रही होती है, तो मैं तो उस दौरान आप लोग प्रेफ़र करें कि आप पानी की जगह आप ओआरएस को प्रेफ़रेंस दें, क्योंकि पानी में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की मिक़दार नहीं होती। और उस वक़्त बच्चा जो है, चूँकि उसके ऑनगोइंग लॉसेस होते हैं, डिप्लीशन हो रही होती है, डायरिया और वॉमिटिंग होता है, तो उसमें ये होता है कि फिर बच्चा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में चला जाता है। तो उसमें पानी के बजाय, चूँकि पानी में इतने मिनरल्स नहीं होते, इतने इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, तो आपने फिर उसकी जगह ओआरएस को प्रेफ़रेंस देनी है। कि जो इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड कंटेन पोटेशियम एंड क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में, आप वो स्टार्ट करवा दें बच्चों को, ताकि उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। तीसरी चीज़ जो मेनली आप घर में कर सकते हैं, जो आपके पास घर में एनी टाइम पड़ी होती है, हम उसे केवाईबी डाइट कहते हैं,
ठीक है। KYB एंड ब्राट, ये 2 डाइट्स हैं जो डायरियल डाइट कंसिडर की जाती हैं। KYB में K फॉर खिचड़ी, Y फॉर योगर्ट यानी दही एंड B फॉर बनानास। सिंपल डाइट है। आपके पास योगर्ट जो है फुल ऑफ प्रोबायोटिक है, जितने भी गट में इन्फ्लेमेशंस होते हैं, क्योंकि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे बैक्टीरियल जो यूज़फुल बैक्टीरियाज़ हैं, जो वाटर एब्जॉर्प्शन में भी काम करती है, क्योंकि मेनली लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। जब उसकी ये एबिलिटी वीकन हो जाती है या कम हो जाती है कि वाटर एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी वीक हो, तो फिर वो कंडीशन जो होती है वो डायरिया हो जाती है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो काइम जो वो फर्दर जाता है, डाइजेस्ट होता है, उसके साथ वाटर कंटेंट बढ़ जाता है और वो लूज़ कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो आपने मेनली जो चीज़ें कंसिडरेशन में रखनी कि आपकी जो खुराक है उसमें आपने कोई ऐसी मॉडिफिकेशन रिसेंटली नहीं की हो, जैसे आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसका स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफेक्ट है, जो आपके स्टूल को लिक्विफाई कर रहा है, यानी आप की डाइट में बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेंट तो नहीं बढ़ गया, आपकी डाइट में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ तो नहीं बढ़ गई जो जो कोई कोई ऐसा हर्ब तो नहीं बढ़ गया जो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लेके निकल रहा है, या आपके साथ जो आपके स्टूल को लिक्विफाई कर रहा है, या कोई ऐसी हर्बल मेडिकेशन आजकल बहुत कॉमन है कि आपने स्टूल को लिक्विफाई करने के लिए आप लेना शुरू हो जाते हैं, या कोई लैक्टोलोज कंटेंट आपकी डाइट में बढ़ जाए। आप अपनी डाइट को भी इन कंसिडरेशन रखें, आप देखें कि कोई बच्चे की खुराक में ऐसी चीज़ तो नहीं है, या लिक्विड बेस्ड डाइट ज़्यादा तो नहीं है, या लैक्टोज़ कंटेंट ज़्यादा तो नहीं है, या दूध की मिकदार तो ज़्यादा नहीं, या मीठे की मिकदार तो ज़्यादा नहीं है, सिंपल शुगर तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करा, क्योंकि अक्सर औक़ात अक्सर खुराकें ऐसी होती हैं जो ऑस्मोटिक डायरिया कॉज़ करती हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन जो है बहुत मीठा, ठीक है, वो ऑस्मोटिक डायरिया कॉज़ करता है। बहुत ऑयली चीज़ें जो हैं वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफ़ेक्ट देती हैं। तो ये चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करेंगे अपनी खुराक में। दूसरी चीज़ जो आप घर में कर सकती हैं बच्चों की खुराकों में, कि आप उनको दही स्टार्ट करवा दें। दही के अंदर प्रोबायोटिक बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? उसके अंदर लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया है, वो आपकी गट में जो है वो प्रोबायोटिक की एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो है आपकी जो वो डायरिया प्रिवेंट करने में बहुत रोल प्ले करता है। उसके साथ केला, केला रिच सोर्स है पोटेशियम का, जो ऑनगोइंग लॉसेस हैं आपके डायरिया में जो हो रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आपको केला जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ट्रीट करने में बहुत काम करता है। तीसरी चीज़ जो इसकी मेनली है कि आपका जो केला है उसमें शुगर कंटेंट, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, शुगर नहीं कहूँगी, कार्ब्स कंटेंट ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो वो ये कि बच्चे को लेथार्जी नहीं होने देगा, ठीक है? उसका कैलोरीज़ मेंटेन रखेगा, प्लस उसके एनर्जी लेवल बूस्ट रखेगा। तीसरी चीज़ जो है आपकी खिचड़ी, ठीक है? चावल कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, उसमें आप मूँग दाल ऐड कर लें, ठीक है? उसमें थोड़ा ऑयल कंटेंट भी ऐड कर लें, उसमें थोड़ी-सी नमक भी, सोडियम भी डाल दें, तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी ट्रीट करेगा, आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रखेगा, आपको एनर्जी डिप्लीशन भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें हम बच्चों को घर में स्टार्ट करवा सकते हैं, और आप खुद देखेंगे कि इस खुराक के बाद बच्चे का डायरिया कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो ब्रॉड डाइट है उसमें बीफ और उसमें बनाना, राइस, एप्पल सॉस और टोस्ट वगैरह एडेड है, ठीक है? एडिशनल चीज़ उसमें जो है वो एप्पल सॉस है और टोस्ट है। यानी ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो डायरियल डाइट में जो मेनली चीज़ें ऐड करने वाली होती हैं, वो ये होती है कि प्रोबायोटिक्स ऐड करना, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो होती है कि इलेक्ट्रोलाइट अपने मेंटेन रखना, तो वो हमने डाइट मॉडिफ़िकेशन कुछ इस तरह केवाईबी और ब्राड के फॉर्म में की हुई है। दूसरी चीज़ जो है जो मेनली चीज़ है वो ज़िंक ऐड करना, क्योंकि ब्रश बॉर्डर वॉश आउट हो जाते हैं 2-3 दिन के डायरिया के बाद बच्चों में, तो उसमें फिर ये है कि रीजनरेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर्स जो है वो डिपेंड करती है ज़िंक के ऊपर, तो हमने फिर ज़िंक ऐड करना होता है। विटामिन ए जो है वो हमारी गट की इंटरनल एपिथेलियल लाइनिंग की स्ट्रेंथनिंग में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये एक शॉर्ट सी वीडियो जो डायरिया पे मैंने की है अपने उन व्यूअर्स के लिए की है जो बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि आप डायरिया पे बात करें, बच्चों में जो डायरिया है कि हम उस पे घर में कौन-सी प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, कौन-सी इंटरवेंशंस कर सकते हैं। तो ये कुछ इंटरवेंशंस हैं जो आप घर में कर सकते हैं, कि बच्चे को आपने फ़ौरन ओआरएस स्टार्ट करवा देना है, ठीक है? ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ना चला जाए। दूसरी चीज़ आपने केवाईबी स्ट्रेट अवे स्टार्ट करवाना है, ठीक है? या ब्रॉड डाइट स्टार्ट करवानी है। इसके साथ ही मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ। डायरिया पे हमने बहुत डिटेल में बात की है, बहुत ज़्यादा हमने डायरियल डाइट के मुतालिक बात की है। आपको सारी चीज़ें मैंने डायरिया रिलेटेड बता दी हैं कि आपने क्या चीज़
प्रिवेंट करनी है, एंड सॉरी क्या चीज़ आपने नहीं लेनी, क्या चीज़ लेनी है, किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है, आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कैसे ट्रीट करना है, आपने कौन कौन से खुराकें अपने घर में खुराक से प्रोबायोटिक वगैरह कैसे लेने हैं। ठीक है, होपफुली आपकी तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने इसी वीडियो में दे दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, एंड गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।